साथियों, हम आज से नक्षत्रपति की उच्च भाव से दूरी के विषय में क्या फल मिलते हैं इस पर बात शुरू करने जा रहे हैं। आज हम इसी श्रृंखला में प्रथम भाव की बात करेंगे, यानी नक्षत्रपति अपने उच्च भाव में ही बैठा हो तो वह कैसे फल देता है। और इसी संदर्भ में मैं आपको यह याद दिलाना चाहूँगा कि चैप्टर 58 से 69 तक हमने नक्षत्रपति के उच्च भावों के फलों के बारे में बात की थी। जो शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको तो यह अच्छी तरह पता होगा कि नक्षत्रपति की उच्च जिस भाव में होगी उसके क्या फल मिलेंगे। फिर भी आपके ध्यान में नहीं हो या जो साथी नए जुड़े हैं वो भी उपरोक्त बताए गए चैप्टर्स को अच्छी तरह से समझ लें और उनके नोट्स बना लें। यह बहुत काम में आएंगे आपको इस विधा को फलित के लिए समझने में। फिर भी यहाँ एक बार पुनः आपको दोहरा देते हैं कि उच्च राशि नक्षत्र स्वामी की उच्च राशि वाला भाव कैसे देखेंगे। सबसे पहले आप यह देखिए कि चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठा है और उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह कौन है। उस स्वामी ग्रह की उच्च राशि जिस भाव में पड़ रही है वही नक्षत्रपति का उच्च भाव होता है। आइए अब हम नक्षत्रपति की अपने उच्च भाव से दूरी और चंद्रमा और नक्षत्रपति इनके संबंध से कैसे कुंडली को देखेंगे और उसके क्या फल मिलेंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो इस सिलसिले में आज हम प्रथम भाव को ले रहे हैं, यानी नक्षत्र स्वामी अपनी उच्च राशि में ही बैठा हो तो यह प्रथम भाव ही खड़ा करेगा। इसे लग्न भी आप कह सकते हैं और चंद्रमा तो कहीं भी हो सकता है। इसलिए यहाँ आज की जो उदाहरण कुंडली हम ले रहे हैं उसमें यह समझेंगे कि कैसे नक्षत्र स्वामी अपनी उच्च राशि के फल देता है और चंद्रमा से अपने संबंध के फल किस प्रकार देता है। अब आप उदाहरण कुंडली को देखिए। इसमें चंद्रमा वृष राशि में बैठा हुआ है। यह मेष लग्न की कुंडली है और दूसरे भाव में वृष राशि में ही चंद्रमा बैठा है जो कि कृत्तिका नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठा है। तो कृत्तिका नक्षत्र का स्वामी हुआ सूर्य, तो यहाँ नक्षत्र स्वामी सूर्य कहलाएगा। और सूर्य की उच्च राशि मेष पड़ रही है लग्न में और लग्न में ही सूर्य बैठे हुए हैं। तो अब आप सूर्य की स्थिति पर आ जाइए। सूर्य अपनी उच्च राशि में और अपने उच्च भाव में ही बैठे हुए हैं, तो इस नाते लग्न भाव खड़ा हो गया। दूसरी बात, सूर्य को देखिए। सूर्य यहाँ पंचमेश हैं, तो पंचम भाव के फल देने के दायित्व से तो ये बंधे हुए ही हैं, यानी पंचमेश होकर पंचम के फल ही इन्होंने देना है। अब दूरी जन्य भाव की बात की जाए तो यह अपनी स्वयं की उच्च राशि में ही बैठे हैं, तो यह लग्न भाव को एक्टिव कर लेंगे। यानी इनकी उच्च राशि भी लग्न भाव में है और बैठे भी उच्च में ही हैं, तो दोनों तरह से इन्होंने लग्न को एक्टिव कर लिया। अब इसे आप प्रथम भाव कह लें या लग्न भाव कह लें, कहने का मतलब यही है कि इसमें ये लग्न भाव को ही एक्टिव रखेंगे। तो इनका दायित्व पंचम भाव के प्रति है और उच्च इनकी लग्न में है, यानी लग्न और पंचम दोनों इन्होंने एक्टिव कर लिए। इस स्थिति में लग्न और पंचम पूरी तरह से एक्टिव हैं। अब इसका मतलब यह हुआ कि यह जातक आजीवन लग्न और पंचम के फलों से बंधा हुआ रहेगा। अन्य विपरीत दशाओं में यह जातक विपरीत फल भी भोगेगा, लेकिन लग्न और पंचम एक्टिव होने के नाते विपरीत दशाओं में भी यह भाव अपना प्रभाव डालते रहेंगे। इसे आप भाग्य कह लें या संविधान कह लें। जैसे भारत का संविधान तो एक ही है, लेकिन उसी में आप देखेंगे कि इंदिरा जी के काम करने का तरीका अलग था, मनमोहन सिंह जी का काम करने का तरीका अलग था और अब नरेंद्र मोदी जी के काम करने का तरीका अलग है। यानी संविधान एक ही है, लेकिन व्यक्ति बदलते ही उसके काम का तरीका बदल जाता है, पर वह रहता संविधान के दायरे में ही है। इसी तरह से ग्रह ने, नक्षत्र स्वामी ने और चंद्रमा के संबंध ने एक संविधान भाग्य का खड़ा कर दिया। जो भी दशाएं अंतर्दशाएं आएंगी वो अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं, लेकिन उन पर इनका प्रभाव पूरी तरह से रहेगा। यह आप अच्छी तरह से नोट करके रख लें। अब यहाँ पर सूर्य की अपनी स्वराशि से दूरी नवम है, तो यहाँ नवम भाव के इफेक्ट भी रहेंगे।
यानी इस स्थिति में जातक का क्षत्रिय त्रिकोण इस सूर्य ने पूरी तरह से खड़ा कर दिया है और इस जातक को किन्हीं भी विपरीत दशाओं में लग्न का, पंचम का और नवम यानी भाग्य और विवेक का सहारा मिलता ही रहेगा। अब इसका परिणाम क्या होगा? लग्न के कारकत्व हमने आपको बताए थे कि यह सत्ता संपन्न होगा, अधिकार संपन्न होगा। नौकरी में हो तो उच्च पद पर होगा, राजनीति में हो तो भी आसानी से उच्च पद पा जाएगा। यानी यहाँ पर नक्षत्र स्वामी ने एक बहुत बेहतर स्थिति खड़ी कर दी है, कुंडली को आप कहें कि सशक्त बना दिया है। यह होता है नक्षत्र स्वामी को देखने के बाद आपको कुंडली का एक जजमेंट मिलता है कि यह कुंडली है किस तरह की। अब यहाँ सूर्य पंचमेश हैं तो इस जातक में आत्मिक गुणों का भरपूर समावेश रहेगा। राष्ट्र, समाज, जनता, इनके हित के बारे में सोचने वाली भावना इसकी रहेगी और उनके लिए यह काम भी करता रहेगा। और चूंकि पंचम के सामने एकादश पड़ता है तो पंचम एक्टिव है तो एकादश तो डीएक्टिव होगा ही, तो इसमें स्वार्थ, लोभ, लालच की भावनाएं नहीं रहेंगी। तो अभी तक हमने नक्षत्रपति के एक पहलू का अध्ययन किया, यानी जो भाव उसने एक्टिव कर दिए हैं उनके बारे में बात की। आइए अब बात करते हैं डीएक्टिव होने वाले भावों के बारे में कि उनका क्या फल मिलेगा। यहाँ नक्षत्रपति की नीच राशि सप्तम भाव में पड़ रही है, इस नाते सप्तम डीएक्टिवेट हो गया और नीच राशि से दूरी भी सप्तम भाव की है तो फिर यह अगेन डीएक्टिव हो गया। यानी सप्तम भाव बुरी तरह से प्रभावित यहाँ पर हो गया है। फलस्वरूप यहाँ पर दाम्पत्य संबंधों में कमजोरी रहेगी। पहले तो विवाह देरी से होगा और फिर किसी दशा अंतरदशा के अंतर्गत विवाह हो भी जाए तो उसमें खटपट और तनाव बना रहना एक जरूरी सा काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लग्न और पंचम एक्टिव है पूरी तरह से, तो सप्तम भाव बहुत कमजोर हो जाता है। इस नाते सप्तम जन्य फलों की बहुत कमी जातक महसूस करेगा। यदि इसकी अरेंज मैरिज कर दी जाए तो बात छुटकारे तक भी पहुंच सकती है। दूसरा, एकादश भाव डीएक्टिवेट होने से यह जातक यदि लोभ, लालच, स्वार्थ, बेईमानी जैसे कार्यों में पड़ जाए या अधीनता करने लगे तो यह उतना ही दुख पाएगा। कहने का मतलब ये कि जो भाव एक्टिव हैं उनके फल उठाए, बहुत सुंदर स्थिति रहेगी। डीएक्टिव हुए भावों के फल उठाने से कष्ट और तकलीफ उतने ही बढ़ जाएंगे। वैसे भी इस तरह लग्न और पंचम एक्टिव वाले जातक ऐसा कोई काम नहीं करते, लेकिन किसी दशा अंतरदशा में हो जाए तो उनकी तकलीफ असहनीय हो जाती है। यानी एक्टिव भावों को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, उनके फल लेने चाहिए। जो भी उपाय स्वरूप काम किए जाएं वह उन भावों को बढ़ाने के लिए ही किया जाना चाहिए और जो भाव डीएक्टिव हुए हैं उनसे जितनी दूरी बनाकर जातक रखेगा उतना ही आराम पाएगा। आपको हमने विस्तृत रूप से चैप्टर 72 से 83 तक भावों के कारकत्व इसी संदर्भ में आपको समझाए थे, क्योंकि उन्हीं कारकत्वों से तो आप देखेंगे कि इसको क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसलिए कारकत्वों की जानकारी समझ होना भी बहुत आवश्यक है और कारकत्व आपके सामने हैं तो आप बिल्कुल सटीक फल कथन तक पहुंच जाएंगे। अब चूंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं नक्षत्र स्वामी की, इसलिए आप ध्यान में रखिए कि ये किसी दशा अंतरदशा के ग्रह की बात नहीं है जो कि एक समयावधि आने पर बीत जाएगा। नहीं, नक्षत्रपति के फल मैंने पहले जैसे आपको बताया कि जैसे संविधान होता है उसी तरह से ये जातक का भाग्य होता है। इसका इम्पैक्ट लाइफ लॉन्ग रहेगा ही, यानी नक्षत्रपति आजीवन अपना प्रभाव रखता है। नक्षत्रपति और नक्षत्रपति का उच्च भाव, उससे दूरी और चंद्र और नक्षत्रपति की दूरी जन्य संबंध, ये तीन बातें सबसे प्राथमिक हैं। इनको ध्यान में रखकर कुंडली में इनका अध्ययन करके फिर आगे दशा अंतरदशाओं पर बढ़ना चाहिए। अभी तक हमने एक्टिव और डीएक्टिव भावों के बारे में बात कर ली है और एक अति महत्वपूर्ण पहलू अब बचा है तीसरा, यानी चंद्र और नक्षत्रपति के दूरीजन्य संबंध के फलों की, जिसके बारे में हमने चैप्टर 70 और 71 में आपसे विस्तृत रूप से चर्चा की थी। अब आइए उसका प्रभाव देखते हैं कि इस जातक पर क्या पड़ेगा। यह चंद्र और नक्षत्रपति की दूरी वाले जो फल होते हैं यह नक्षत्रपति को भी ओवररूल कर देते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिए
और इसको बहुत ध्यान से समझिए। अब आइए इसी कुंडली में पुनः देखते हैं। यहाँ चंद्र से नक्षत्रपति की स्थिति देखिए। चंद्र से नक्षत्रपति सूर्य 12वें भाव में बैठा है और चंद्र चतुर्थेश होकर स्वयं अपनी उच्च राशि वृष में बैठा हुआ है। भावेश के नाते चंद्रमा यहाँ चतुर्थेश है और अपने भाव से एकादश होकर चतुर्थ का लाभ जातक को दे रहा है। अब यहाँ पर चतुर्थ भाव के फलों में हमने आपको बताया था प्रेम विवाह और जनता, ये भी चतुर्थ भाव के कारकत्व हैं। अब यहाँ पर इस जातक के सप्तम भाव को तो सूर्य ने बहुत बुरी तरह से कमजोर करके रखा है, लेकिन यह जातक प्रेम विवाह करेगा चंद्रमा के कारण और वह एक सफल प्रेम विवाह होगा और उसका जीवन साथी वह भी बहुत तेजस्वी होगा, संतान भी होगी, कुटुंब भी आगे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा यहाँ चतुर्थेश होकर अपने भाव से एकादश हो गए हैं, चतुर्थ का लाभ दे रहे हैं और उनकी उच्च भी द्वितीय भाव में है, इसलिए कुटुंब और धन का बढ़ाना उनका दायित्व बन जाता है। अब यह फल यहाँ दिए गए हैं चंद्र द्वारा। अब आप चंद्र कुंडली से फलित करके देख लीजिए कि आप कहाँ तक पहुँचते हैं। हमने आपको जो चंद्रमा और नक्षत्रपति का संबंध बताया उसमें चंद्र कुंडली समाहित ही रहती है, यह पहले भी हम आपको बता चुके हैं। अलग अलग कुंडलियां देखने की आवश्यकता ही नहीं है, आप खाली इस तरीके से देखिए, यह पूरी तरह से काम करता है। यानी चंद्र और नक्षत्रपति इनका जो संबंध है यह सारी कहानी आपको बता देगा। अलग से कोई कुंडली देखने की जरूरत नहीं है, आप खाली इन संबंधों को देखिए कि यह कैसे सब पर भारी पड़ते हैं। इसीलिए कहा गया है कि लग्न कुंडली देखिए, चंद्र कुंडली देखिए, उनमें से जो बलवान हो वह फल कहिए। तो यह तो बहुत मुश्किल काम है, यहाँ तो बिल्कुल सीधा साधा सा काम है। चंद्रमा से नक्षत्रपति का आप दूरी जन्य भाव देख लीजिए, आपको 100% वही करेक्ट रिजल्ट मिल जाएंगे। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। यहाँ चंद्रमा से नक्षत्रपति सूर्य 12वें भाव में बैठे हैं तो वो क्या फल देंगे। अब इस जातक को चंद्रमा और नक्षत्रपति के संबंध ने जो किस्मत में लिख दिया वह भाव तो मिलना तय ही है, उनको कोई टाल नहीं सकता। यानी इसको 12वें भाव के फल तो मिलना ही है। अब हमने आपको 12वें भाव के कारकत्वों में बताया था कि 12वां भाव है जीवन के आनंद रस का, तो वह तो इसको मिलना ही है। यानी यह जातक लग्न पंचम और नवम एक्टिव होने के कारण और सप्तम नष्ट होने के कारण संसार के भोगों से बचा रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि चंद्रमा ने 12वां भाव नक्षत्रपति के साथ मिलकर तय कर दिया है। तो जीवन को मस्ती में जीना, आनंद रस की प्राप्ति करना, यह इसकी किस्मत में लिखा हुआ है। और इसी द्वादश भाव के कारण इस जातक को चतुर्थ का लाभ मिला, यानी जनता और प्रेम विवाह। अब हम आगे आपको बताते हैं कि यह कैसे संभव हुआ। 12वां भाव एक्टिव होने से यह जनता का गुरु, यानी जनता इसके पीछे रहती है, इसकी बात पर चलती है, क्योंकि चतुर्थ से द्वादश भाव नवम हो जाता है। यानी यह जनता का गुरु साबित होता है। यह जो बात कहेगा जनता उस पर आंख मूंद कर विश्वास करती है और जनता का भी इसको भरपूर प्रेम मिलेगा, कारण कि यह जनता का गुरु है नवम। तो इसके द्वारा किए गए कृत्य जनता के हित में होते हैं, इसलिए यह जनता में बहुत लोकप्रिय हो जाता है। अब चूंकि पंचमेश के नक्षत्र में जन्म है तो इस जातक में स्वयं तो कोई स्वार्थ, बेईमानी, बदमाशी जैसे गुण है नहीं और यह निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा में कार्य करेगा और जनता भी इसको भरपूर समर्थन, भरपूर प्रेम देगी, इसकी आवाज के पीछे चलने वाली होगी। अब नक्षत्रपति की सप्तम भाव की वजह से देखें तो इसको कुंवारा ही रहना चाहिए था, क्योंकि उसने तो सप्तम को बिल्कुल कमजोर करके रखा है। पर चंद्र और नक्षत्रपति के संबंध ने इस जातक की किस्मत में 12वें भाव के फल लिख रखे हैं, जो कि इसे भोगने ही हैं। चंद्र स्वयं चतुर्थेश है, जो कि जनता के साथ साथ प्रेम विवाह का सूचक भी है और अपने भाव से एकादश द्वितीय भाव में उच्च का होकर बैठा है। यानी जनता के प्रेम और समर्थन के अलावा इसके परिवार को बढ़ाना और इसको प्रेम का सुख देना, यह चंद्रमा का दायित्व हो गया। और इस जातक ने प्रेम विवाह किया और संतान का भी इसको अच्छा भरपूर सुख मिला बिना किसी बाधा परेशानी के। चंद्रमा चतुर्थेश होकर द्वितीय भाव में
स्वयं उच्च की राशि में बैठे हैं तो जनता का भी अगाध समर्थन इनको प्राप्त है। और स्वयं इनकी पत्नी भी बड़ी तेजस्वी है, जनता में भी लोकप्रिय है और अधिकार संपन्न भी है। गोपनीयता के कारण हम यहाँ आपको कुछ नाम वगैरह तो नहीं बता सकते, पर पिछले कुछ दिनों में यह कपल बहुत चर्चा में आया। यानी चंद्र और नक्षत्रपति का संबंधों का, नक्षत्रपति की उच्च का, यह हमने एक ओरिजिनल कुंडली से लिया है। यह कोई फेक कुंडली नहीं है, यह एक वास्तविक कुंडली से हमने लिया है जो कि बहुत लोकप्रिय है। इसीलिए हमने आपको चंद्रमा और नक्षत्रपति के संबंध, नक्षत्रपति के उच्च भाव और कारकत्वों को समझने पर जोर दिया था। और अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम बार बार आपको क्यों इतना जोर दे रहे थे कि आप इन 3 चीजों को समझ लीजिए यदि सटीक फल कथन करना चाहते हैं तो। अब आज के चैप्टर को हम यही विराम देते हैं, आप इस पर मनन कीजिए और अगले चैप्टर में हम द्वितीय भाव को लेंगे। आज जैसे हमने नक्षत्रपति का प्रथम भाव और चंद्रमा से उसके संबंध के बारे में बात, यानी प्रथम भाव के बारे में हमने बात की है। अब अगली बार द्वितीय भाव के बारे में बात करेंगे, जहां पर नक्षत्र स्वामी अपनी उच्च राशि से दूसरा बैठा होगा। किसी भी एक कुंडली से हम ऐसा उदाहरण उठाएंगे जिसमें नक्षत्र स्वामी अपनी उच्च राशि से दूसरा बैठा हो। अब चंद्रमा कहीं भी हो सकता है, यहाँ किस्मत से चंद्रमा दूसरे भाव में बैठा है तो 12वां भाव खड़ा कर दिया, लेकिन चंद्रमा की गति तो अलग ही है। हम सिर्फ यहाँ पर नक्षत्र स्वामी का अपनी उच्च से दूसरे बैठे होने का उदाहरण अगले चैप्टर में लेंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम।